जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू सोल्जर अनप्लग्ड। हमने 3D वाले में डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन तक हमने कर लिया था, है ना। डायरेक्शन कोसाइन में ये था, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है हमको, डायरेक्शन कोसाइन, यानी मैं डायरेक्शन अल्फा बीटा गामा का डायरेक्शन का कोसाइन जब ले लेती हूँ तो दैट बिकम्स इक्वल टू एल। ओके, उसके बाद डायरेक्शन रेशियो में हमने बात की थी कि भैया डायरेक्शन रेशियो में क्या होता है, या डायरेक्शन रेशियो में क्या होता है, ए बी सी डायरेक्शन रेशियो तब बनते हैं, या ये एक ऐसे नंबर होते हैं तब बनते हैं व्हेन एल बाय ए इज इक्वल टू एम बाय बी इज इक्वल टू एन बाय सी। ठीक है, अब देख रहे हो डायरेक्शन कोसाइंस, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है हमको, कोसाइंस डायरेक्शंस का कॉस ले लो। डायरेक्शंस अल्फा बीटा गामा डायरेक्शंस ही तो हो गई, है ना। कोई भी इस एंगल पर है, 45 डिग्री पर है, 50 डिग्री पर है, 65 डिग्री पर है, वो सब हम एंगल्स ही तो बोल दिया हमने। तो वो तो हो गया उसकी डायरेक्शंस, और कोसाइन जब हमने ले लिया तो वो हो गया उसका डायरेक्शन कोसाइन, और रेशियो ले लिया तो वो हो गया डायरेक्शन रेशियोज। अब हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं दैट यू आर गोइंग टू लर्न, रिवाइज, कीप इन योर मेमोरी ऑलवेज विद यू। ओके, फर्स्ट आता है कि L मेरे पास है कॉस अल्फा, M मेरे पास है कॉस बीटा, और N मेरे पास है कॉस गामा। मेरे पास फर्स्ट चीज आती है दैट इज L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1, हमेशा 1 के इक्वल होगा। ठीक है, इज इट फाइन? यानी अब एक बात सोच सकते हैं आप कि x, 0, कोई पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट कौन सा है, ये के कहां पर है, ये है आपका x एक्सिस पर है, नॉट एक्स वाई प्लेन, नॉट एक्स जेड प्लेन, ये पूरा x एक्सिस पर है क्योंकि y और z पर ये 0 है, राइट। तो इसमें l की वैल्यू क्या हो जाएगी, सोचो x एक्सिस पर है तो x से एंगल कितना हो जाएगा, 0, राइट। और बाकी एंगल हमें पता होगा नहीं क्योंकि 0 0 0 पॉइंट है, बाकी सबसे भी एक्चुअली वो बन जाएगा, ये नॉट डिफाइंड बन जाएगा। चलो ठीक है, हाँ अभी हम इस चीज में बात करेंगे, ठीक है, कि एक्स एक्सिस पर एल क्या होगा, एम क्या होगा, एन क्या होगा, वो मेरे इस एंगल पर डिपेंड करेगा, अल्फा बीटा गामा से क्या एंगल बना रहा है ये। ठीक है, ये प्रॉपर 90 बना लेगा। क्यों 90 बना लेगा, ये समझ आ रहा है आपको। यहां पे कोई पॉइंट है तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, 90, जेड कितना बनाएगा, 90, कॉस 90 90, 0 0 0 एल स्क्वायर, यानी मेरे पास वहां पे उस टाइम पे 1, यानी एल उसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 1, दैट इज इक्वल टू कॉस अल्फा, और अल्फा की वैल्यू क्या है, 0, यानी एल 1 आ जाएगा, एम 0 आ जाएगा, एन भी 0 आ जाएगा। फॉर एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एल विल बी 1, एम एंड एन विल बी 0। फॉर एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस L और N 0 हो जाएंगे, M 1 हो जाएगा। इज इट फाइन? एब्सोल्युटली इट इज फाइन। तो फर्स्ट रिजल्ट जो हमारे पास आता है दैट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1 इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी वैल्यूज ऑफ L, दिस विल ऑलवेज बी ट्रू। ठीक है, उसके बाद बात आती है डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकाले जाते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस तो आपने निकाल लिया, अल्फा बीटा गामा उसने दे दिया, आपने सीधा सीधा डायरेक्शन कोसाइन निकाल लिए। डायरेक्शन रेशियोज निकालने का आपको एक तो ये तरीका बताया, L बाय ए, M बाय N और M बाय B और N बाय C। बट अगर परफेक्टली कोई एंगल की बात अगर हम करते हैं तो हाउ इज इट डिफाइंड, इट्स वेरी सिंपल। अगर मैं cos अल्फा यानी L की वैल्यू निकाल रही हूं तो L की वैल्यू होती है a अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप पूछेंगे अंडर रूट क्यों लेकर आया, यहां वही रिजल्टेंट वाला केस आ गया है। ठीक है, जो भी हमने बात की थी रिजल्टेंट वाली, वही सेम चीज है रिजल्टेंट की, तो आप बस याद कीजिए, दैट इज मोर देन इनफ, यू डोंट नीड रिजल्टेंट एट दिस मोमेंट। जब हम वेक्टर करेंगे तो हम रिजल्टेंट के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन अर्जित करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा हम वहां भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो L आ गया हमारे पास। L होता क्या है, cos अल्फा होता है, और L की वैल्यू क्या आ गई, a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, L और A का रिलेशन था, M और B का था, यानी यहां अगर M आ गया, यहां बीटा, तो यहां B आ गया। अब नीचे सब कुछ सेम रहा, सेम फॉर N ऑल्सो cos गामा। ठीक है, कुछ रिजल्ट्स और है हमारे पास, एंड द थर्ड रिजल्ट इज दिस। ये चीज मैंने अभी आपको समझाई, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो वो किस टाइप का होगा, ऐसा होगा। उसके जब मैं डायरेक्शन कोसाइन निकालने की कोशिश करूं तो मैंने बोला आपको कि भैया पॉइंट इधर है तो इसका एक्स एक्सिस से एंगल कितना होगा, अल्फा इज 0,
राइट, एब्सोल्युटली राइट। बीटा और गामा और ढूंढना है। बीटा क्या होगा, मैंने बोला ऑल दीज थ्री एक्सेस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक्स एक्सिस वाई के परपेंडिकुलर होती है, वाई जेड के, जेड एक्स के, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, अब क्योंकि परपेंडिकुलर होते हैं, पॉइंट यहाँ पर है, तो इसका एंगल वाई एक्सिस से कितना बना, 90 डिग्री। इसका एंगल वाई एक्सिस से कितना बना, 90 डिग्री। यानी फॉर एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एल इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 0 एंड n इज ऑल्सो इक्वल टू 0, क्योंकि इनका कॉस ही तो लिया जाता है एल एम एन। डायरेक्शन कोसाइन, जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, इन डायरेक्शंस का कोसाइन ले लोगे तो वह एलिमेंट की वैल्यू होगी। जब मैं cos 0 ले रही हूं तो 1, cos 90 0, cos 90 0, तो यहाँ पे मेरे पास फाइनली कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पे है तो उसके डायरेक्शन कोसाइन क्या बनेंगे, 1, 0, 0। और ऐसे ही अगर मैं y एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन की बात करूं तो क्या बनेंगे, 0, 1, 1, और सिमिलरली z एक्सिस की बात करूं तो 0, 0, 1। ठीक है, ये कोई भी डायरेक्शन कोसाइंस की बात हो रही है इन जनरल, अगर एक्स एक्सिस पर कोई है, अगर वाई एक्सिस पर कोई है, और अगर जेड एक्सिस पर कोई है तो। ठीक है, ओके। अब बात आती है डायरेक्शन कोसाइन, तो बेटा हमने निकाल लिए। बात आई डायरेक्शन रेशियोज की। कोई भी दो पॉइंट मुझे दिए गए हैं, ठीक है, कोई भी दो पॉइंट अगर मुझे दिए गए हैं, x1, y1 और z1, और दूसरा पॉइंट दिया गया है x2, y2 और z2, जब मुझे डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं तो बेटा डायरेक्शन रेशियोज में सीधा का सीधा ये पॉइंट सबट्रैक्ट हो जाएंगे फाइनल वाले से। डायरेक्शन रेशियोज मुझे यहां से यहां जाना है, ठीक है, इससे यहां जाना है, तो कितना डिस्टेंस कवर करना होगा, x2 माइनस x1, और ये डायरेक्शन क्या होगी, यही होगी। तो सिमिलरली इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या बनेंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। ये तो बन गए मेरे पास डायरेक्शन रेशियोज। अब बात आती है डायरेक्शन कोसाइंस कैसे बनते हैं। अभी हमने एल और उसके बीच में याद रिलेशन लिखा था, एल बाय ए इज इक्वल टू एम बाय बी इज इक्वल टू एन बाय सी, वही चीज यहाँ पर यूज हो रही है। और फाइनली ये प्रूफ कैसे किया गया है, ये प्रूफ किया गया है एल की वैल्यू निकाल के, जो कि होती है ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए आपके पास है, अंडर रूट जब आप निकालोगे, सोचो जरा एक बार, ए की वैल्यू आपको पास है कि x2 माइनस x1 है, एल होता क्या है असल में, a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है। ठीक है, अब जब आप इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे, ए स्क्वायर क्या बनेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या बनेगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और सी स्क्वायर क्या बनेगा, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये बनेगा। जब आप इनका स्क्वायर लेके अब इनको ऐड करोगे तो फाइनली क्या बन गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये प्रॉपर डिस्टेंस नहीं बन गया थ्रू द डिस्टेंस फॉर्मूला, ये तो प्रॉपर डिस्टेंस होता है दो पॉइंट्स के बीच में, है ना। सो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला वी गेट द डायरेक्शन रेशियोज, या मेरे पास एक रिलेशन बन गया कि ए बी की लेंथ निकाल लो। इज इट क्लियर, ये ए की वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये हमारे पास वो है सीधा। अगर मेरे पास डायरेक्शन रेशियोज पता लग गए हैं, कोई भी एक लाइन है मेरे पास जिसके पॉइंट्स हैं, आई एम रिपीटिंग इट अगेन क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ आपके दिमाग में ये इस चीज़ से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन पैदा हो। ठीक है, ये आपके पास मान लो कोई भी पॉइंट है x1 y1 z1, ये आपके पास पॉइंट है x2 y2 एंड z2। ठीक है, अब ये जो लाइन है, मैं इस लाइन को ए बी बोल रही हूँ। ठीक है, इस लाइन की मैं अगर डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस की बात करती हूँ तो डायरेक्शन रेशियोज तो सीधी बात है, x2 माइनस x1 हो जाएगा, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 हो जाएगा। डायरेक्शन रेशियोज ए बी जा रहे हैं तो बी ए वाले की तरफ से आते हैं। अगर मैं बी ए लिखती तो आप x1 माइनस x2 लिखते। ये सब कुछ काम होता है वेक्टर्स का जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं, क्योंकि वेक्टर्स के पास डायरेक्शन होती है। इतना हम फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, वेक्टर्स हैव डायरेक्शन, राइट। तो ये चीज आ गई, ये भी है तो x2 माइनस x1 एक, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये मेरे पास a b एंड c की वैल्यू बन गई। ठीक है, जैसे ही मेरे पास a b एंड c की वैल्यू निकली, मैं l m एंड n की वैल्यू निकाल सकती हूँ थ्रू द फॉर्मूला विच वी डिस्कस्ड अर्लियर, एंड दैट इज द फॉर्मूला। l की वैल्यू ये होती है। अब a की वैल्यू तो भैया है हमारे पास x2 माइनस x1, बट अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर क्या है, दैट इज द लेंथ ऑफ ए बी यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, वो बेसिकली इस ए बी लाइन की इसकी लेंथ है जो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया है, दैट इज बेसिकली अ डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके,
तो यहाँ से फाइनली मेरे पास किसी भी एक लाइन के जो 2 पॉइंट से ज्वाइन हो रही है उसके डायरेक्शन रेशियोज भी आ गए और उसकी डायरेक्शन कोसाइंस भी आ गए। इज इट फाइन? ठीक है, ये चीज आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब आती है बात स्ट्रेट लाइन। 3D में हम 2 ही फिगर्स करते हैं, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन करते हैं, एक स्फीयर करते हैं। ऑलराइट, इसके अलावा हम कोई भी फिगर्स उसमें डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं आती है। बनती सारे हैं, प्रिज्म है, पिरामिड है, क्यूब, क्यूबॉइड है, ये सब चीजें हैं पर हमारे काम की नहीं है, इसलिए वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दोज थिंग्स। ओके, जैसे 2D में हमने पैरेललोग्राम पढ़ा, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सब कुछ पढ़ा था हमने, 3D में हमको उन सब चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ना है। अब कुछ कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें जो हम 2D में स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ के आए हैं वही चीज़ें हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। स्ट्रेट लाइन की हमने डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ी थी। वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेम थिंग हेयर ओनली, हेयर ऑल्सो एक्चुअली। जो चीज़ हमने 2D में कवर की थी कि भैया स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ये है, 1 पॉइंट फॉर्म में ये है, 2 पॉइंट फॉर्म में ये है, नॉर्मल पॉइंट में ये है, ये चीजें हम यहाँ पे भी अब डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब या तो आपको डायरेक्शन रेशियोज दिए होंगे और अगर आपको डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं तो आप डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं, नो इश्यूज। डायरेक्शन कोसाइन दिए हुए हैं तो डायरेक्शन रेशियोज भी निकाल सकते हैं, नो इश्यूज। ऑलराइट, अगर मेरे पास कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है जो किसी भी एक फिक्स पॉइंट से पास कर रही है और मुझे उसके डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं तो मैं उस इक्वेशन को ऐसे लिख सकती हूं। अगर आपको याद हो, इफ यू रिमेंबर, जब मैंने ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 वाली इक्वेशन में बोला था कि पॉइंट x1 y1 से कोई पास कर रही है तो इसमें मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन बताओ, तो अगर आपको याद है तो हमने ऐसे ही लाइन लिखी थी, इक्वेशन ऑफ लाइन। ये चीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं हमारे स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में जब हमने 2D ज्योमेट्री डिस्कस की थी। सेम चीज यहीं आ गई है, नथिंग इज डिफरेंट, बस अब वो उसको डायरेक्शन रेशियोज बोल दे रहा है, डायरेक्शन कोसाइंस बोल रहा है। डायरेक्शन कोसाइंस दिए हुए हैं, डायरेक्शन रेशियोज आपको बहुत अच्छी भली भांति तरीके से निकालने आते हैं। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म व्हेन वी हैव अ स्ट्रेट लाइन, व्हेन वी हैव टू फाइंड अ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन which is passing through a fixed point and have the direction ratios a, b and c, and the equation is x minus x1 upon a equal to y minus y1 upon b is equal to x minus z1 upon c। अब यहाँ से होगा क्या, यहाँ से आप equal to k लिख देंगे। ठीक है, आई टेल यू कि फाइनल इक्वेशन कहाँ से निकल रही है, तो एक फॉर्म हो गई, इसने इस फॉर्म में नहीं दिया तो आप क्या करेंगे, उसने प्रॉपर एक फॉर्म दिया है, एक्स वाई जेड का ही एक रिलेशन दिया है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से इन तीनों को इक्वल टू सम कांस्टेंट रख देंगे, से इट इज अ कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे के की टर्म्स में, ए बी सी और x1 और a की टर्म्स में। x1 तो एक पॉइंट है, कांस्टेंट है, a भी एक पॉइंट है, कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से एक x की समथिंग के निकल जाएगी a के, ठीक है, y समथिंग निकल जाएगा c के और z समथिंग निकल जाएगा b के, है ना। x, y और z तीनों आपस में, तीनों किसी एक k के रिस्पेक्ट में वैल्यूज निकल जाएगी, फिर इस k को एलिमिनेट करना और इन तीनों में रिलेशंस फाइंड करना। हम क्वेश्चंस करेंगे, पूरी एक क्लास हमारी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की होगी, बट स्टिल इफ दिस इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन विच वी हैव आस्क्ड, विच वी आर गिवन as being asked, then what will we do is we'll just equate all these three ratios to any constant, find the value of x, y, z in the terms of that constant and then find the relation between all these three. Is it fine? अगर कभी ऐसा होता है कि मुझे डायरेक्शन रेशियोज में उसने सीधा ऐसा कोई रिलेशन दिया हुआ है और मुझे पता है कि डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं तो मैं इसी फॉर्म में निकालूंगी, इस फॉर्म में निकालूंगी, तो मुझे उसके लिए क्या करना है, उसको कुछ भी ले लो, इट डजंट मैटर, लैम्डा ले लो, वाई तो मत लो, लैम्डा ले लो, ए ले लो, के ले लो, एम एन ओ पी जो मन करे वो ले लो, इट डजंट मैटर एट एनी कॉस्ट, क्योंकि उसका बाद में रिमूव होना ही है। ठीक है, इस टाइप का हम क्वेश्चन भी करेंगे, बट एक बार के लिए थ्योरी हो गई आपकी। नेक्स्ट इज, बेटा इसी की वैल्यू तो a थी, है ना। This was a when there are 2 points, this was b when there are 2 points, this is c when there are 2 points. 2 points हैं, आपको डायरेक्शन रेशियो नहीं दिया हुआ है। There are 2 points and you are not given the direction ratios of the line. Then what will you do? Simply, you are being given 2 points. You know how to find the direction ratios. That is x2 minus x1, b is y2 minus y1 and c is z2 minus z1. अभी तक जो पीछे वाली कंडीशन की थी, x minus x1 upon a is equal to y minus y1 upon b
इज इक्वल टू z माइनस z1/c। यहाँ पर अब a और b और c की वैल्यूज पुट कर दो, यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, राइट। अब आ गई इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड हैविंग डायरेक्शन कोसाइंस। अब आपका क्वेश्चन सबसे पहला क्या आएगा पता है कि यहाँ L कैसे आया? द क्वेश्चन एब्सोल्युटली, यू आर एब्सोल्युटली राइट, नो इश्यूज। बच्चे ये रिलेशन भी तो था, साथ में ये कैसे भूल रहे हो आप? ए बी सी प्रोपोर्शनली तो होते हैं LMN के, एक कांस्टेंट ही तो चेंज होगा, उस कांस्टेंट से वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ना, और वो कांस्टेंट भी सेम होगा। इक्वल टू के रख के मैं निकाल तो सकती हूँ L की वैल्यू A की टर्म्स में, M की वैल्यू A की टर्म्स में, N की वैल्यू A की टर्म्स में, B और C की टर्म्स में, है ना। तो अगर मुझे उसने सीधा डायरेक्शन को साइंस दिए हुए, इक्वेशन रहेगी सेम। आई होप आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। डायरेक्शन को साइन दिए हुए हैं तो हमारे पास इक्वेशन x माइनस x1/a वाली हो गई, डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं तो x माइनस x1/l वाली हो गई, बट इक्वेशन जो है वो सेम ही रहेगी। इज इट फाइन? कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज मुझसे कंफर्म कर लेना। ये थोड़ा सा इमेजिनेशन या फिक्शनल जैसा लगता है, बट इफ यू हैव एनी सिंगल डाउट इन योर माइंड, राइट इन योर क्वेरी बॉक्स और आस्क फ्रॉम मी, ओके? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कुछ क्वेश्चंस अच्छे बन जाते हैं इस टॉपिक से। ऑलराइट, या नेक्स्ट इज पैरेलल टू हैविंग डायरेक्शन रेशियोज। एक बात आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि जब भी दो लाइन पैरेलल होती हैं, व्हाट इज द थिंग दैट चेंज्ड? ओनली द कांस्टेंट चेंज। ठीक है, अब देखो सीधी सी बात बच्चा, सीधी सी बात ये है, किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनेगी ऐसे। अगर आप ऐसे लिखने की कोशिश करोगे तो कोई भी स्ट्रेट लाइन इस फॉर्म में लिखी जा सकती है जहां ए बी सी डी कोई भी कांस्टेंट है। ए को डायरेक्शन कोसाइन से अभी मत करना कंफ्यूज, ठीक है? ए को ऐसे पढ़ा रहने दो अभी, ठीक है? सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ एनी स्ट्रेट लाइन इन 3D। ठीक है, बात मैंने ये की है कि भाई अगर पैरेलल है तो ये हैं क्या आपके, ये हैं डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, ये इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं। ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है और इसके जो कोफिशिएंट होते हैं उसको हम डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं। तो भाई मुझे एक बात बहुत अच्छे से मालूम है, अगर कोई लाइन इसके पैरेलल हो भी गई तो जस्ट द कांस्टेंट और द डिस्टेंस विल चेंज, अदर थिंग्स विल रिमेन सेम। यानी सिर्फ ये चेंज होगा अगर दो स्ट्रेट लाइंस या दो प्लेन्स जो हैं वो पैरेलल हैं तो। ठीक है, तो और ये चीज तो सेम ही रही है, तो इक्वेशन क्या होगी? सेम होगी, बट वो जो कांस्टेंट है वो अब बाद में चेंज हो जाएगा, या फिर कंडीशन के बेसिस पर एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल जाएगी अगर आपको वो कांस्टेंट पूछेगा तो। इज इट फाइन? ठीक है, अगर हम ये 3D में स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं ना, हम बेसिकली अब एक प्लेन की बात कर रहे हैं। ये प्लेन है, ठीक है? स्ट्रेट लाइन का मतलब यहाँ पर है प्लेन। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आप लोगों को, स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है प्लेन, और सर्कल का मतलब होता है स्फीयर इन 3D। तो ये बेसिकली पूरे प्लेन की बात हो रही है जो एक्स वाई जेड तीनों से पास कर रहे हैं। ओके, या एंगल बिटवीन टू लाइंस रत्ती भर भी चेंज नहीं है। ठीक है, क्या है? अगर कोई भी दो लाइंस हैं जिनके डायरेक्शन कोसाइंस ये हैं, रेशियोज में भी बात करेंगे। ठीक है, वैसे बात करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इनकी वैल्यू आपको निकालनी आती है। जैसे ही वैल्यू पुट करोगे, कैसे? L1 की वैल्यू पुट करोगे a1/√a1² प्लस b1² प्लस c1², और L2 की वैल्यू पुट करोगे a2/√a2² प्लस b2² प्लस c2² प्लस m1 m2 एंड सो ऑन। वो डायरेक्शन को साइंस की टर्म में आ जाएगी और कोई फर्क नहीं होने वाला है। तो बेसिकली अगर मेरे पास कोई दो लाइंस हैं, कोई दो प्लेन्स हैं, इसको देखो, एक चीज तो लिख दी 2 लाइंस इन 3D और इसकी जगह लिख दिया 2 प्लेन्स, बोथ इज सेम। ध्यान देना, अगर वो लाइंस बोल रहा है ना तो वो 3D भी साथ में हर जगह बोल रहा है, लेकिन अगर वो प्लेन्स बोल रहा है तो बस इट इज प्लेन्स। ठीक है, तो एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स बोले या फिर एंगल बिटवीन 2 स्ट्रेट लाइंस इन 3D बोले, द मीनिंग ऑफ द वर्ड इज सेम। ठीक है, तो दो लाइंस दी हैं मुझे, दो स्ट्रेट लाइंस दी हैं 3D में, जिनके डायरेक्शन को साइंस ये हैं L1 M1 N1 है एंड L2 M2 N2 है। तो भैया उन दोनों के बीच का एंगल कैसे दिया जाएगा? ऐसे दिया जाएगा।
अगर cos थीटा निकालने को बोल रहा है तो cos थीटा निकाल सकते हो, sin थीटा निकालने को बोल रहा है तो sin थीटा निकाल सकते हो। 3-4 तरीके हैं। देखो पहली बात तो cos थीटा इक्वल टू, ये सबसे इजी फॉर्मूला है, ठीक है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ठीक है। अगर तुमने ये निकाल लिया, फाइनली इन सब की वैल्यू पुट करके cos थीटा निकाल दिया, पर उसने पूछा था sin थीटा, क्या ये फॉर्मूला लगाओगे? नहीं, तुम यूज करोगे ट्रिगो को, है ना, तुम यूज करोगे ट्रिगोनोमेट्री को। एंड वी नो द रिलेशन दैट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। यहां से वैल्यू निकालोगे साइन स्क्वायर थीटा की, इन केस कभी वो पूछ भी लेता है तो, ठीक है। या फिर ये फॉर्मूला है हमारे पास, देखो 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, सीधी बात, पहले lm साथ में, फिर mn, फिर ln, सीधे सीधे याद करने का तरीका भी बता देती हूँ, वही जैसे, ठीक है। अब क्वेश्चंस आते हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये दो प्लेन्स पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं? बेटा जब पैरेलल होते हैं तो थीटा होता है 0, जब परपेंडिकुलर होते हैं तो थीटा होता है 90 डिग्री, है ना, बिल्कुल सही बात है। cos थीटा 0 होता है 1, यानी एक रिलेशन मिल गया दैट L1 M1 प्लस L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 is equal to 1 whenever the two planes or the two straight lines in 3D are parallel. If we say that they are perpendicular, then this will equals to 0. Then we can say कि जब भी दो lines 3D में या फिर दो planes अगर परपेंडिकुलर हैं तो रिलेशन होता है उनके डायरेक्शन को साइंस के बीच में, क्या रिलेशन होता है? दैट L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 शुड बी इक्वल टू 0। जो केस यहां बना है एग्जैक्टली ऑपोजिट केस बनेगा यहाँ पे, ये 0 होगा 0 के केस में, यानी जब पैरेलल हैं, और ये 90 या 1 होगा परपेंडिकुलर के केस में, यानी जब दो लाइंस 3D में या फिर दो प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं तो ये वाली चीज हो जाएगी पूरी 0। इसमें कोई दिक्कत? बच्चे एक बार सुनो, 2 बार सुनो, 3 बार सुनो, लेकिन जब तक क्लियर नहीं हो रहा है तो प्लीज सुनो, और अगर कोई डाउट आ रहा है 2-3 बार देखने के बाद तो फिर पूछो, ठीक है। ऑल राइट, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एंगल, जो मैंने यहाँ बता दिया। लाइन परपेंडिकुलर है तो ये केस है, लाइन पैरेलल है तो एक और केस है। देखो, हाँ यहां से बता देते हैं, देखो यहाँ पे अगर लाइन पैरेलल है तो साइन 0 0 होगा, ये पूरा 0 होगा, यानी इसको 0 होना होगा, इसको 0 होना होगा, इसको 0 होना होगा, ठीक है। इसको 0 होना होगा, इसके लिए रिलेशन बना ये कि भैया L1, उन दोनों को सब में 0 होना होगा ना, तो L1 L2 को 0, M1 M2 को 0, N1 N2 को 0, जब भी पैरेलल हैं तीनों में से कोई सा भी रिलेशन निकाल दो, यू विल गेट योर परफेक्ट करेक्ट आंसर, ठीक है, कोई सा भी आंसर निकालो। या नेक्स्ट इज कॉस थीटा। अगर डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं तो कुछ भी अलग नहीं है, यही था L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, यही था इक्वल टू कॉस थीटा, राइट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L1? a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको 1 1 लिख दो, प्लस c1 स्क्वायर a1, और मल्टीप्लाइड बाय a2 अपॉन अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ये था, प्लस एंड सो ऑन ऐसे ही आएगा, ये सब ऊपर कॉमन हो गया, a1 a2 प्लस b1 b2, और नीचे तो एलसीएम सारा कॉमन है ही, तो ऊपर यही चीज बन गई, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट दोनों का प्रोडक्ट, वही चीज प्रूफ हो गया। एक याद कर लो, तो अगर डायरेक्शन कोसाइंस के रिस्पेक्ट में कुछ चीज आपको याद हो गई है तो डायरेक्शन रेशियोज के चक्कर में आपको वो चीज ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। अब मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, वहां पे ये था साइन वाला L1 M2 माइनस L2 M1, है ना, मैंने बोला था इसका स्क्वायर है तो सबका स्क्वायर था, ऐड हो रहा था, कोई ऑप्शन नहीं था, नेगेटिव हो नहीं सकता था, तो तीनों को 0 होना पड़ा था, तो यानी L1 M2 को इक्वल होना पड़ा L2 M1 के। इसको ले आओ इसके नीचे, यानी L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू M1 अपॉन M2, L1 अपॉन L2 A1 अपॉन A2, M1 अपॉन M2 B1 अपॉन B2। क्यों हुआ ये? L1 की वैल्यू, L1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1, L2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A2, M1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B1, इसीलिए ये लिखा गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? L का मतलब ये था, फॉर्मूले का मतलब ये था, है ना। अगर मैं A बढ़ाऊंगी तो L भी बढ़ेगा, अगर मैं इस पूरे की वैल्यू घटाऊंगी तो L बढ़ेगा, ये हो गया उल्टा।
यानी ये बढ़ा रही हूं तो एल बढ़ रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको घटा रही हूं तो ये बढ़ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इज इट फाइन? फाइन, राइट? अब ठीक है सब? ओके ओके। टू फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, ये सब कुछ आप ऑलरेडी कर चुके हैं, कुछ भी नया नहीं है, क्योंकि बेसिकली हो क्या रहा है, ये एक लाइन है, ये है हमारे पास, ये मुझे ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये मेरे पास मान लो ए बी कोई लाइन है और ये पी पॉइंट है, ये क्यू है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो बेसिकली ये जाएगा और मेरे पास ये पॉइंट भी है, लेट इट बी एनी पॉइंट एंड प्लेन, हाँ लेट इट बी दिस, ठीक है। ये मेरे पास प्लेन है, ये मेरे पास प्लेन है, इस प्लेन में से एक पॉइंट यहाँ है, यहाँ है, इससे परपेंडिकुलर डाल रही हूं, तो ये पॉइंट फाइंड आउट करो कि कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। तो वो कैसे निकाला जाता है, पहली बात तो इस पी क्यू लाइन की जो इक्वेशन है ये फाइंड आउट कैसे होगी, ये होगी ऐसे, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी इक्वल टू लेमडा। अब क्योंकि परपेंडिकुलर है तो मुझे ये कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है। ए यू कॉमा वी कॉमा डब्ल्यू, मैंने कोई भी, या फिर इसको एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड ले लो, मैंने कोई भी पॉइंट ले लिया है प्लेन पे। पी क्यू मेरे पास एक लाइन है, तो पी क्यू की इक्वेशन कैसे बनेगी, कोई भी मैंने ये ले लिए हैं, ठीक है। ए बी सी जो मेरे पास लाइन दी हुई है फ्रॉम फुट ऑफ परपेंडिकुलर, जो भी मेरे पास, अब मेरे पास लाइन तो दी होगी ना, एक पॉइंट दिया हुआ है या फिर प्लेन दिया हुआ है, उस प्लेन की जो इक्वेशन के डायरेक्शन कोसाइंस है वो रहेंगे हमारे पास, ठीक है। अब बात आती है कि इन पॉइंट्स को कैसे निकालना है। यहां से देखो, दिस इज x1, यहां से x माइनस x1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेमडा ए, तो x की वैल्यू निकल गई x1 प्लस लेमडा ए, यानी ये जो कोऑर्डिनेट्स बनने वाले हैं वो बनेंगे a x1 प्लस ए लेमडा, y1 प्लस b लेमडा एंड z1 प्लस c लेमडा, ये कोऑर्डिनेट्स बन गए इसके। अब क्योंकि ये वाले जो है पॉइंट, ये इस प्लेन पर भी लाई करते हैं, तो पहली बात तो इस प्लेन को सेटिस्फाई करेंगे, तो मैं एक इक्वेशन वहां से बन गई। दूसरी बात, ए बी के डायरेक्शन रेशियोज निकालने हमको आते हैं, ए बी जो मेरे पास लाइन है इसके डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकती हूँ मैं। अब एक ये लाइन दी होगी ए एक्स प्लस, या फिर मैं एल एम एन इसके डायरेक्शन रेशियोज मान लेती हूँ, ठीक है। दीज आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी के डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट कर लिए एल एम एन, इसके डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट हो गए, क्योंकि ए बी की वैल्यू फाइंड आउट हो गई तो इसके डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट हो गए। और जैसे ही मेरे पास दोनों के फाइंड आउट हुए, इसके जो होंगे वो लेमडा की टर्म्स में हुए, ए बी सी एक्स और x1 y1 इन सब की वैल्यूज मेरे पास है, राइट। तो ये जो वैल्यू हुई है सिर्फ लेमडा के केस में कांस्टेंट है। यहाँ पे अब जब मैं कंडीशन ऑफ लगाऊंगी, परपेंडिकुलरिटी वाली कंडीशन, एंड दैट इज L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 cos 90 होता है 0, तो इक्वल टू आ जाएगा 0, ठीक है। इसका ये ज्यादा अच्छे से आपको तब समझ आएगा जब हम इसका इक्वेशन करेंगे ड्यूरिंग द प्रैक्टिस सेशन। अभी मैं सारी थ्योरी एक साथ लेके चल रही हूँ, तो आपके नोट्स जो हैं वो बिल्कुल प्रॉपर बनने चाहिए, ठीक है। ओके, दिस इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। कंडीशन वही है कि भैया पहली बात तो ये मान लो कि पी क्यू जो भी लाइन है उसकी इक्वेशन ये है, वहां से एक्स वाई जेड वैल्यू निकाल ली, डायरेक्शन रेशियोज ए बी के निकाल लिए जो ए बी लाइन दी हुई है, उसके बाद परपेंडिकुलर वाली कंडीशन लगा ली, क्योंकि इसके डायरेक्शन रेशियोज निकाल दिए, इसके डायरेक्शन रेशियोज ऑलरेडी मिल चुके हैं अगर ए बी सी मुझे पता है तो, एंड हेंस, और ये भी डायरेक्शन रेशियोज भी हो सकते हैं अगर उसने दिए हुए हैं तो कंडीशंस अप्लाइड हैं, ठीक है। फिर उसके बाद परपेंडिकुलर वाली कंडीशन लगा के लेमडा फाइंड आउट कर लिया। जैसे ही लेमडा फाइंड आउट कर लिया, यहाँ सब्स्टिट्यूट करें एंड यू गेट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, यानी यू गेट द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, उसके कोऑर्डिनेट्स आपको मिल जाएंगे। अगर कोई भी दो लाइंस प्लेन में पास करती हैं, इफ टू लाइंस इन अ प्लेन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट और मीट एट अ पॉइंट, कोई भी प्लेन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी प्लेन में, अगर ये काफी गलतियां हो रखी हैं,
ये मान लो एक लाइन है, ये प्लेन है, इस प्लेन पे अगर ये दोनों मीट कर रही हैं तो ये एक लाइन गिवन है, ये एक लाइन गिवन है, ये कंडीशन ऑफ इंटरसेक्टिंग है, यानी कोई भी दो लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इन अ प्लेन, तो फिर ये बन जाएगा x2 माइनस x1, ये कोऑर्डिनेट बन गए बेसिकली उस लाइन के, जो लाइन उससे पास कर रही होगी उस इंटरसेक्टिंग वाले से, ठीक है, जो प्लेन उससे पास कर रहा होगा, ठीक है। x2 माइनस x1 a बन गया, y2 माइनस y1 b बन गया, z2 माइनस z1 c बन गया। काम उसका कुछ भी नहीं है, सीधी बात इतनी है कि भैया जब भी दो लाइन एक प्लेन में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो हाउ टू फाइंड दैट, या उनकी पता कैसे करना है कि हाँ वो सच में कर भी रही है या नहीं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हम सीधा इस मैट्रिक्स का फॉर्म डिटर्मिनेंट निकालना है। इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो यू आर डन, डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया तो इसका मतलब ये है कि नहीं भैया लाइन इंटरसेक्ट कभी नहीं करेंगी, एंड लाइन इंटरसेक्ट कभी नहीं करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि या तो वो पैरेलल है। इज इट क्लियर? अगर लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो इसका मतलब होता है कि वो पैरेलल है। अब बात आती है प्लेन की, वही स्ट्रेट लाइन की बात अगर 3D में हो जाती है तो दैट इज गिवन इक्वेशन थ्रू अ कोई भी प्लेन की इक्वेशन। मुझे एक पॉइंट्स की भी हम वही बात करने वाले हैं कि भैया कोई भी पॉइंट से पास होने वाली प्लेन की इक्वेशन क्या होती है। देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। वहां पे हमने बात की थी एक्स वाई जेड से पास हो रही है तो आ गए मेरे पास इक्वेशन a इंटू एक्स माइनस x1, b इंटू वाई माइनस y1 और c इंटू जेड माइनस z1। और इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या बनेंगे, सॉरी डायरेक्शन रेशियोज क्या बनेंगे, a b एंड c। अगर ओरिजिन से पास कर रही है तो बेटा सीधी बात है x1 y1 z1 0 है तो इक्वेशन बनेगी ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू 0। अगर आपको याद होगा जो इक्वेशन से पास होने वाली लाइन होती है वो ऐसी बनती है, यहाँ पे प्लस सी की वैल्यू 0 आ जाती है क्योंकि इंटरसेप्ट नहीं बनती। सिमिलरली इज द केस हेयर दैट यहाँ पे इंटरसेप्ट नहीं बनेंगी क्योंकि ये पास हो रही है आपकी ओरिजिन से, ठीक है। इफ अ प्लेन इंटरसेप्ट, अब ये इंटरसेप्ट की बात आ गई, यहाँ डायरेक्शन रेशियो से कंफ्यूज मत होना। अगर इंटरसेप्ट ए बी सी बन रही है एक्स वाई जेड के साथ तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, सेम वही इक्वेशन आ गई ना बच्चा, ये जो हम वहां करके आए हैं। स्ट्रेट लाइन की हमने बात की थी, डायरेक्शन को साइन डायरेक्शन रेशियोज दिए थे, यहाँ डायरेक्शन को साइन डायरेक्शन रेशियो नहीं दिए, यहाँ सीधा इंटरसेप्ट बोल रहा है। और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ एनी स्ट्रेट लाइन इन 2D इज दिस, इट इज दिस एंड हेंस इट इज दिस। यहाँ पे सिर्फ z वाला कोऑर्डिनेट जो था वो अब एक्सेस में आ गया है क्योंकि यहाँ z भी है। ये आपको याद है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर वाली, है ना, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर सॉरी नॉर्मल फॉर्म जो थी x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, सेम वही चीज है। यहाँ पे दोनों cos अल्फा cos बीटा cos z इसलिए लिए गए हैं क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि इसका कंपोनेंट लिया जाता है, इसलिए यहाँ पे ये दोनों लिए गए हैं, ठीक है। हाँ, तो बात आती है एल एम एन, मुझे उसके डायरेक्शन कोसाइन दिए हुए हैं, प्लेन जो है मेरा ओरिजिन से पास कर रहा है। अब आपको मैंने अभी एक बात बताई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन होता है। मैंने बोला कि ए इज प्रोपोर्शनल टू एल, बी इज प्रोपोर्शनल टू सी, ये सारे भी आपस में इक्वल ही होते हैं। तो मैं ए की वैल्यू, मैं अगर एल बाय ए, मैं अगर बोल दूं ए इक्वल टू 4l है, बी भी इक्वल टू 4m ही होगा क्योंकि यहाँ देखो L बाय ए इक्वल टू एम बाय बी इक्वल टू एन बाय सी इक्वल टू 4, ठीक है। तो A अगर L बाय 4 निकल रहा है तो B को क्या निकलना पड़ेगा, L बाय 4 M बाय 4 ही तो निकलना पड़ेगा। और ये जो कांस्टेंट है ये उधर मल्टीप्लाई जाके 0 बन जाएगा। तो जो इक्वेशन डायरेक्शन रेशियोज में बनी है ओरिजिन वाली, डायरेक्शन कोसाइंस में भी वही बनेगी। बट अगर मान लो ओरिजिन से पास नहीं हो रही है तो सिर्फ जो कांस्टेंट वाली जो टर्म है प्लस d इक्वल टू 0 वाली जो टर्म है वो चेंज होगी, अदरवाइज ऑल द टर्म्स विल रिमेन सेम, ठीक है। और L की वैल्यू क्या है, x और cos अल्फा, M की वैल्यू क्या है cos बीटा, N की वैल्यू क्या है cos गामा। वहां से फिर मैंने वैल्यू पुट कर दी और मेरे पास एक और इक्वेशन एक और फॉर्म में बन गई। टेंशन नहीं लेनी है, आई नो कि थोड़ा सा थ्योरेटिकल ज्यादा हो रहा है, ठीक है, मुझे बहुत अच्छे से समझ आ रहा है कि हाँ थ्योरेटिकल वाला कंसेप्ट बहुत ज्यादा चल रहा है। बट इसके बाद जब हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, जो ज्योमेट्री वाला पार्ट है इसमें थ्योरेटिकल थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता है, बट इसके बाद जब हम टॉपिक्स नए नए शुरू करेंगे उसमें आपको कैलकुलेशन करने में मज़ा आएगा, ठीक है। चलो
अभी तक के लिए तो यही है कि ये कंप्लीट कीजिए, उसके बाद हम एक प्रैक्टिस सेशन लेंगे इसका, ठीक है। अभी हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे उसमें। अगर मेरे पास कोई भी एक प्लेन पास आउट, कोई भी एक प्लेन है जो 3 पॉइंट से पास कर रही है, x1 y1 z1, ये 3 पॉइंट से पास कर रही है a b एंड c, तो मैं उस इक्वेशन ऑफ प्लेन को कैसे निकालूंगी? मुझे डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 रखना होगा। अब यहाँ से जब मैं सॉल्व करूंगी तो मेरे पास यही इक्वेशन बन जाएगी। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आपको बहुत अच्छे से आता है, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट, है ना। भूलना नहीं है, काम आता रहेगा बीच बीच में, ठीक है। तो टेंशन मत लो, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट का रिवीजन बीच बीच में आपसे होता रहेगा। इज एनीथिंग डिफरेंट? दो प्लेन्स के बीच में, दो स्ट्रेट लाइंस के बीच में 3D में क्या कोई डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर? अब मैंने इस प्लेन में दो स्ट्रेट लाइन ली थी पहले, अब मैं एक प्लेन पे दो प्लेन ले रही हूँ आपस में, ऐसे दो प्लेन कट कर रहे हैं एक दूसरे को, उनके बीच में एंगल निकालना है। एक प्लेन है ये, दूसरा प्लेन है ये, cos थीटा की वैल्यू आई ऑलरेडी नो, वही सेम जो स्ट्रेट लाइन में हमने किया था, L1M, यही तो वैल्यू थी, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ठीक है। जब L1 L2 की वैल्यू पुट की तो ये बन गया था। एक और साइन वाला फॉर्मूला था, L1 M2 माइनस M2 N1, सेम चीज, ठीक है। दीज ऑल नोट्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू, डोंट टेक टेंशन, बट आपको खुद के नोट्स भी बनाने होंगे। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, आपको याद है स्ट्रेट लाइन में जब आपने दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस पूछा था, तो आपसे पूछा गया था या आपको बताया गया था, ये अगर a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0 है, या फिर हाँ चलो c बोल दो, c1 बोल दो एक्चुअली, और ये a1x प्लस a2y b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है, तो इनके बीच का डिस्टेंस होता है c1 माइनस c2 या फिर c2 माइनस c1, जो भी आप बोलना चाहें, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फर्क सिर्फ इतना आया कि यहाँ z वाला कोऑर्डिनेट भी आ गया, z वाला आ गया, तो यहाँ z हो गया प्लस d1 हो गया, d1 माइनस d2 अपॉन दिस। देखो मैं आपको नहीं समझा रही हूँ ये कहाँ से आ रहा है, ठीक है। ये इसलिए नहीं समझा रही हूँ क्योंकि स्ट्रेट लाइन में जब हमने किया था तो हमने इसका पूरा मेथड समझा था कि ये कहाँ से आ रहा है, मतलब हमने थोड़ा बहुत समझने की कोशिश की थी, ये बहुत अच्छे से समझाया था मैंने वहाँ पे, है ना। तो बस अब मैं इसलिए यहाँ पे वो चीज़ें रिपीट नहीं कर रही हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट यू कि आप फालतू का टाइम वेस्ट करें। जो चीज़ आप बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं वो मैं रिलेट करके आपको यहाँ पे बता रही हूँ, मैं डायरेक्ट रिजल्ट बता रही हूँ। आई एम नॉट गिविंग यू एनी प्रूफ, आई एम नॉट गिविंग यू एनी एक्स्ट्रा थिंग्स, ठीक है। अब कोई लाइन और कोई प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा है, यार आपको याद तो है, यही तो था L1 L2 प्लस M1 M2, वही चीज तो हो रही है। इसका A है डायरेक्शन को साइन, इसका L है डायरेक्शन को साइन, ठीक है। तो अगर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक लाइन और एक प्लेन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो AL प्लस BM प्लस CN इज इक्वल्स टू 0। स्ट्रेट लाइन क्लियर हो गई तो आपके पास प्लेन भी क्लियर बहुत अच्छे से हो जाएगा। आ गया वही चीज, यहाँ पे फर्क सिर्फ इतना आया है कि प्लेन और लाइन के बीच में जब मुझे एंगल निकालना है तो मुझे एंगल साइन थीटा की फॉर्म में निकालना है। द रीजन बीइंग इज क्योंकि अब ये एक प्लेन और लाइन की बात आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे वो जो एक्चुअली होता ये है प्रूफ के टाइम पे कि ये बनाते हम कॉस थीटा से ही है फॉर्मूला शुरू, लेकिन वो कॉस 90 माइनस थीटा बन जाता है एंड यू नो कि वो साइन थीटा होता है, ठीक है। प्रूफ के दौरान ऐसा काम होता है, बट यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि अगर कोई लाइन और अगर कोई प्लेन है तो उसके बीच का मुझे अगर एंगल निकालना है तो मैं साइन थीटा इक्वल टू, ये सब चीज सेम है, यू आर थिंकिंग ना। इसमें LMN थे, ABC बन जाएंगे, इसमें ABC है, डन। तो AA1 प्लस BB1 प्लस CC1, ठीक है, ऑलराइट। क्योंकि मैं यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो से कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन से नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। तो मुझे डायरेक्शन रेशियो से ही करना पड़ेगा। जब मैं L की वैल्यू पुट करूंगी तो A1 अपॉन अंडर रूट ये आ जाएगा, L2 की पुट करूंगी तो ये आ जाएगा, और उसकी पुट करूंगी तो ये आ जाएगा, इसीलिए फाइनली फॉर्मूला लिखा गया है। इज इट फाइन? ठीक है, तो ये चीज हमारे पास आ गई। उसके बाद आता है ये देखो, परपेंडिकुलर टू प्लेन, और फॉर्मूले बन जाएंगे इससे, ये बस लिखने के लिए था, लिख दिया बस, और कुछ भी नहीं है। अब एक बात आपको समझ आ रही है, क्योंकि वहां cos थीटा था तो ये चीज बन रही थी पैरेलल वाले में और ये चीज बन रही थी परपेंडिकुलर वाले में। फर्क सिर्फ इतना आया है और कुछ नहीं फर्क आया। मैं रिलेट ही करवा रही हूं आप लोगों को, ठीक है। अगर ये स्लाइड यू कैन वेरी इजीली से कि ये स्लाइड फालतू में बनाई गई है, क्योंकि भैया परपेंडिकुलर होंगे तो परपेंडिकुलर साइन 90 0 आ जाएगा, यानी ये बन जाएंगे, ठीक है।
ये तो कुछ नहीं हुआ, ये इक्वल टू 0 बन जाएंगे। पैरेलल आ गए तो भैया साइन में इन सबको 0 होना पड़ेगा, तब मेरे पास एक रिलेशन बन जाएगा a1 प्लस b1 वाला। ठीक है, इज इट फाइन? ओके, नेक्स्ट इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। अगर आपको याद हो किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस हम कैसे निकालते थे, ये मान लो x1 y1 है, ये मान लो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है, कैसे निकालते थे? जस्ट रिमेंबर वी ऑलवेज पुट द पॉइंट इन द इक्वेशन ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फर्क दिख रहा है? ax1 प्लस by1 प्लस c z1 आ जाएगा, क्योंकि अब ये 3 कोऑर्डिनेट्स में बात चल रही है। इसके अलावा कोई भी फर्क है? अब समझ आ रहा है कि सच में आप लोगों को प्रूफ की जरूरत नहीं है, आप लोगों को बस अटेंशन की जरूरत है यहां पे। ठीक है, अब दिस इज वन प्लेन, ठीक है, ऐसा पूरा, एंड दिस इज वन प्लेन, दिस इज वन प्लेन एंड दिस इज वन प्लेन। अब इसके इंटरसेक्शन से भी तो एक प्लेन पास करेगा, दीज आर टू प्लेन्स, तो इसके इंटरसेक्शन से भी तो एक प्लेन पास करेगा। उसकी इक्वेशन क्या होगी? वो जो प्लेन होगा वो इसके भी पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा और इसके भी पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, तो लिखा जाता है दैट बेस फर्स्ट वाला प्लस लेमडा सेकेंड वाला इज इक्वल्स टू 0, और लेमडा की वैल्यू डिपेंड करती है अपॉन द कंडीशन गिवन। ठीक है, लेमडा डिपेंड करता है कि आपको कंडीशन क्या दी हुई है, उसके बेसिस पर आपकी 3 इक्वेशंस बनेंगी। 3 इक्वेशंस बनने के बाद आपकी फाइनली इक्वेशन बन जाएगी, या फिर एक और काम हो सकता है, एक ही इक्वेशन बनेगी, क्योंकि सिर्फ लेमडा ही तो निकालना है, 3 नहीं, एक ही इक्वेशन बनेगी। आई एम सॉरी टू से, एक ही इक्वेशन बनेगी, सॉरी बाय माय साइड, एक्चुअली सॉरी फ्रॉम माय साइड, हाँ एक ही इक्वेशन बनेगी, क्योंकि सब कुछ तो नोन है ना यार, a1 a2 b1 b2 c1 c2 d1 d2 सब नोन है, सिर्फ लेमडा नोन नहीं है। लेमडा नोन के लिए एक कंडीशन वो दे देगा कि भैया इस पॉइंट से पास कर रही है तो सेटिस्फाई करवा दो इक्वेशन जो इंटरसेक्टिंग वाली प्लेन है, या फिर अगर वो बोल दे कि ये वाली जो प्लेन है इससे पास कर रही है, तो आपको मानना पड़ेगा कि ये जो इंटरसेक्टिंग वाली प्लेन है वो भी उस पॉइंट से पास कर रही है। ठीक है, तो ये आपके कंडीशन पर डिपेंड करेगा। ओके, नेक्स्ट आता है स्फीयर। इसको ही 2D में पता है हमने कैसे समझा था? एक फिक्स पॉइंट है, याद है? एक फिक्स पॉइंट है, इससे एक डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, उसी पे अगर हम पूरा डिस्टेंस कांस्टेंट ही रखते हैं, डिस्टेंस हर जगह सेम ही रखते हैं, तो जो इन पॉइंट से लोकस बनता है दैट इज कॉल्ड एज सर्कल। यही बोला था हमने। वाह यार, सर्कल तो बड़ा अच्छा बन गया आज। सेम चीज वही आ गई। अब यहां इस प्लेन की जगह बोल रहे हैं स्पेस में कोई पॉइंट है, इसके चारों तरफ मैंने इक्वल डिस्टेंस के पॉइंट ले लिए हैं चारों तरफ, तो जो अब फाइनल लोकस बनेगा वो लोकस होगा स्फीयर। फाइनल जो रास्ता बनेगा, जो फिगर बनेगा वो होगा स्फीयर। अब आपको समझ आ रहा है, ये सिर्फ ऐसे नहीं बनेगा, ये पूरा का पूरा गोल बनेगा, क्योंकि अब इसमें इससे पॉइंट से रिलेटेड सारे पॉइंट हर फिगर में आएंगे। एक्स एक्सिस में सारे जाएंगे, एक्स वाई प्लेन में जाएंगे, वाई जेड प्लेन में भी जाएंगे, जेड एक्स प्लेन में भी जाएंगे, हर प्लेन में जाएंगे, तो अब एक पूरा का पूरा स्फीयर बन जाएगा। ठीक है, सर्कल बनता है, सर्कल के आगे भी फिगर्स पॉइंट्स ले आओ, सर्कल के पीछे भी पॉइंट्स ले आओ, वो बन जाएगा अब स्फीयर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर। इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर आप लोगों को याद है, सर्कल की इक्वेशन क्या थी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, यही थी। कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस c, फर्क क्या आया? सेंटर वहां क्या था? माइनस जी कॉमा माइनस एफ, यहां क्या है? माइनस यू कॉमा माइनस बी कॉमा डब्ल्यू। रेडियस वहां क्या था? जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस सी एफ स्क्वायर, माइनस सी का अंडर रूट, यहां क्या है? यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस सी, है ना? ओके, इक्वेशन ऑफ स्फीयर व्हेन सेंटर इज एबीसी। सर्कल की इक्वेशन क्या थी? अगर सेंटर ए कॉमा बी है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यही थी। बस अब z से भी उतना ही डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट करना है, जेड से भी उतना ही सेंटर लेना है, z माइनस सी होल स्क्वायर।
अगर ओरिजिन होगा तो ये क्या बन जाएगी, अगर ये पॉइंट ओरिजिन होगा, सेंटर ओरिजिन होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और इस केस में क्या होता था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, है ना। आई होप आप लोगों को ये सब चीजें बहुत अच्छे से समझ आ रही हैं, एंड आई विश कि आप लोगों को ये चीजें बहुत अच्छे से समझ आ रही हैं। अच्छा, ये देखो एक्सट्रीमिटीज ऑफ सेंटर वाला डायमीटर, ये एक सर्कल था, घूम जा, ये एक सर्कल था, ये इसके, यार सर्कल तो बड़े अच्छा बन रहे हैं आज, है ना। हाँ, ये है, ठीक है। दिस पॉइंट इज x1 कॉमा y1, दिस पॉइंट इज x2 कॉमा y2, तो सर्कल की इक्वेशन क्या बनती थी, x माइनस x1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 मल्टीप्लाई बाय y माइनस y2 इक्वल टू 0, है ना। और इसका सेंटर क्या बनता था, मिड पॉइंट, x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2। कुछ भी फर्क दिख रहा है यहाँ पे, x माइनस x1 इंटू दिस, y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 एंड z माइनस z1 इंटू z माइनस z2 इज इक्वल्स टू 0, और सेंटर बनेंगे x का, y का, z का, सबका मतलब तीनों प्लेन्स का मिड पॉइंट ले लो, आ गया। ठीक है, अब क्या है, you have done this every single thing on in your circle topic। अब ये क्या बोल रहा है, अगर कोई प्लेन है मेरे पास Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी, और वो स्फीयर को सिर्फ टच कर रहा है, ये याद है एस स्क्वायर, ये याद है, अरे 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 सॉरी सॉरी सॉरी, ये याद है, वही चीज तो है, टेंजेंट बन रहा है, वो टेंजेंट की इक्वेशन यही लिखते होते हैं हम, है ना, एक पॉइंट से पास कर रहा है, यही लिखते होते हैं हम, वही चीज की है उसने। देखो वो रहा मेरे पास प्लेन है, ये एक प्लेन है, नहीं 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 बच्चे, ये वो वाली कंडीशन नहीं है, सॉरी सॉरी, टेंजेंट वाली तो हम वो लगाते हैं ना एक्स एक्स वन वाली, कि एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एक्स एक्स वन बन जाता है, 2x एक्स प्लस एक्स बन जाता है। ये बोल रहा है कि ये मेरे पास कोई भी एक स्फीयर है, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर टू द प्लेन, ये कोई भी एक प्लेन है बेसिकली। अब ये पूरा प्लेन बन रहा है, ये सर्कल पूरा स्फीयर है, यहाँ एक पूरा प्लेन बन रहा है जो इस बन रहा है, और ये जो पॉइंट है ये सेंटर से परपेंडिकुलर ही होगा, वही चीज उसने बोल दी है। ओके, यू वी डब्ल्यू जो है हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल होते हैं, राइट, माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, ये मेरे पास सेंटर ऑफ द सर्कल होते हैं। द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज दिस, तो यहाँ पे यू एल प्लस वी एम प्लस डब्ल्यू एन प्लस पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जो भी मेरे को इक्वेशंस दी हुई हैं उसका स्क्वायर, और वहां पे यू और पी का, उनके सेंटर का स्क्वायर, वो रेडियस ही तो है, यू स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर ही तो है वो, है ना, दैट इज आर का स्क्वायर, सीधी बात है, वो तो इसकी वैल्यू यही तो होती है अगर मैं स्फीयर की बात करूंगी तो। ठीक है, तो जब भी इस प्लेन की है तो मेरे पास इस प्लेन की इक्वेशन निकाली जाएगी इसी तरीके से। ओके ओके, इन सब चीजों से रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, आई एम नॉट टेलिंग दिस बिकॉज यू नो इट वेरी वेल कि जब भी एक्स स्क्वायर है तो उसको बदल दो एक्स एक्स वन में, 2x है तो बदल दो x प्लस x1 में। अब एक और बात बता दो, z स्क्वायर है तो बदल दो z z1 में, 2z है तो बदल दो z प्लस z1 में। ठीक है, नेक्स्ट थिंग आते हैं कर्व। अब देखो मान लो एक स्फीयर ये है, एक स्फीयर ये है, इन स्फीयर को जोड़ दो तो अब यहाँ पे एक सर्कल बनेगा। याद ये रखना कि एक स्फीयर, एक याद क्या रखना है, फिगर में दिमाग में लाओ, ये दो स्फीयर हैं, अब जो यहां बनेगा ये पूरा का पूरा सर्कल होगा। ठीक है, चलो भाई, इसी के साथ हमने 3D कंप्लीट कर ली है। ठीक है, अब है आप लोगों को कितना समझ आया है, इसको 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, 5 बार देखिए, ज्यादा बार भी मत देखिए, डाउट्स पूछ लीजिए। ठीक है, हाँ, तो ये हमारी पूरी थ्योरी है। अगली क्लास में हम इससे रिलेटेड सारे कुछ क्वेश्चंस, कुछ मतलब अच्छे खासे अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस करने वाले हैं, या फिर हम संडे वाली क्लास में आपके इन सबके डाउट्स लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, कंसिस्टेंट हार्ड वर्क दिखाइए। स्टे सेफ, टेक केयर एंड जय हिंद।